Good evening, class. Hope you guys are doing good, revising all the previous chapter and giving lot of mocks. Today's chapter name is Basic Structure Doctrine in Indian Constitution. But before we start, let's have a quick recap in the previous classes. In the first class, we talk about historical background, then making of the Constitution, then salient feature of the Constitution, preamble of the Constitution, then part 1 of our Indian Constitution, that is Union and Territory, from Article 1 to 4. Then part 2 of our Indian Constitution, that is citizenship, from Article 5 to 11. Then part 3 of our Indian Constitution, that is fundamental right, from Article 12 to 35. Then part 4 of our Indian Constitution, that is directive principle of the state policy. Then part 4A of our Indian Constitution, that is fundamental duties, that is Article 51A. देन अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें हमने सीखा था कि कितने टाइप्स के अमेंडमेंट होते हैं और आर्टिकल 368 कैसे पावर देती है पार्लियामेंट को अमेंड करने की कॉन्स्टिट्यूशन को। आज उसी से रिलेटेड एक चैप्टर है, दैट इज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कैसे ये पावर कितनी है और कितनी लिमिटेड है और कैसे लिमिटेड की गई है इस कॉन्सेप्ट के द्वारा। और ये लास्ट चैप्टर है पार्ट 1 का, लक्ष्मीकांत की बुक का। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट पे मूव करेंगे। चैप्टर का नाम है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, चैप्टर 11 फ्रॉम लक्ष्मीकांत। स्टार्ट करने से पहले मैं आपके सामने 2 एग्जाम्पल रखता हूँ और उस एग्जाम्पल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि क्या हम करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल ये वुडन ब्लॉक है, ठीक है, और ये हैमर है। इन दोनों के यूज़ से हम अपनी नीड के हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, इसका कुछ चेयर बना सकते हैं अगर हमें चेयर की नीड है, एक फ्रेम बना सकते हैं अगर फ्रेम की नीड है, चाहे तो बेड बना सकते हैं। जैसी हमारी नीड है हम वैसे इसको ढाल सकते हैं उस चीज़ में। सिमिलरली अगर हम इसे कॉन्स्टिट्यूशन मान लें इस वुडन प्लैंक को और इसे इसे पार्लियामेंट मान लें, इसलिए मैंने 2 हैमर यहाँ पे लगाया है कि एक हैमर क्या है, राज्यसभा है, और एक हैमर क्या है, लोकसभा है। तो सोसाइटी की नीड के हिसाब से पार्लियामेंट क्या कर सकती है, इसे अमेंड कर सकती है या फिर कह सकते हो चेंज कर सकती है जैसे कि सोसाइटी की नीड हो। क्योंकि हमने बात की थी पिछले क्लास में, ये पावर देता है आर्टिकल 368। लेकिन क्या इसे पूरी तरीके से चेंज कर सकता है? क्या पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को भी चेंज कर सकता है? ये सारे क्वेश्चन आज हम जानेंगे, ठीक है। एट द सेम टाइम क्या पार्लियामेंट पूरी तरीके से इसको डिस्ट्रॉय करके एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बना सकता है? ये भी देखने की बात है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई वर्डिक्ट्स में कहा है पावर टू अमेंड इज नॉट पावर टू डिस्ट्रॉय, जिसके कारण ये सारी चीज़ें थोड़ी क्लियर होती दिखाई देती हैं और इस हम चैप्टर में देखेंगे भी। सो लेट्स बिगिन। द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इज ओनली विद पार्लियामेंट। ये हमने प्रीवियस क्लास में भी देखा था कि जो अमेंडमेंट की जो पावर है वो केवल पार्लियामेंट के पास है, किसी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के भी पास नहीं है कि और किसी के पास नहीं, केवल पार्लियामेंट के पास है। हाउएवर दिस पावर ऑफ द पार्लियामेंट इज नॉट एब्सोल्यूट। ये पूरा तरीके से एब्सोल्यूट नहीं है। क्यों नहीं है? अगली लाइन देखिए, सुप्रीम कोर्ट हैज अ पावर टू डिक्लेयर एनी लॉ इट फाइंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल। क्या है, कोई भी ऐसा कुछ लगेगा जो सुप्रीम कोर्ट को लगेगा ये कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है तो उसे वाइड करने की पावर रखता है। द बेसिक स्ट्रक्चर, एनी अमेंडमेंट दैट राइजेस टू चेंज द बेसिक स्ट्रक्चर। क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन क्या कहता है कि कोई भी चेंज अगर बेसिक स्ट्रक्चर को टच करेगा तो इसे इनवैलिड करार दिया जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब मैं बार बार आपको बेसिक स्ट्रक्चर कह रहा हूँ, तो क्या ये ऐसे ही एक दिन में आ गया? नहीं, कई केस के जजमेंट के थ्रू ये इवॉल्व किया है, ठीक है। जिसमें से मोस्ट प्रोमिनेंट है केशवानंद भारती केस, उसके बारे में जानेंगे। 2 प्लेयर्स को इंट्रोड्यूस करता हूँ। आर्टिकल 13 जो फंडामेंटल राइट्स में आता है, जिसे पॉपुलरली नोन एज जुडिशियल रिव्यू, जो कहता है कि अगर कोई भी नया लॉ आएगा और अगर वो एग्जिस्टिंग लॉ को डिस्टर्ब करेगा या फंडामेंटल राइट को डिस्टर्ब करेगा तो उसे इनवैलिड करार देगा। आर्टिकल 13 का पावर है, सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है। वैसे ही पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज आर्टिकल 368, ये किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। ये पिछली क्लास में हमने देखा था। तो आर्टिकल 13 कौन प्रेजेंट करेगा? सुप्रीम कोर्ट प्रेजेंट करेगा। इसकी लड़ाई किसके साथ रहेगी? पार्लियामेंट के साथ रहेगी। तो ये देखेंगे हम लोग यहाँ पे कौन सुप्रीम है। ये टसल जो उस समय चल रही थी सुप्रीमेसी की, उसे हम देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट केस, दैट इज शंकरी प्रसाद केस। 1951 में ये केस हुआ था। बट ये केस गया क्यों, इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता हूँ। जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था उसमें क्या हुआ था कि आपको पता है कि 9th शेड्यूल जोड़ा गया था शेड्यूल में। एट द सेम टाइम आर्टिकल 31A और 31B भी ऐड किया गया था फंडामेंटल राइट में, राइट टू प्रॉपर्टी में।
उसमें क्या था? उसमें ये था कि अब गवर्नमेंट के पास बाय लॉ ये पावर थी कि किसी के प्रॉपर्टी पे एक्वायर करना, किसी का लैंड एक्वायर करना, हाँ एट द सेम टाइम कुछ कंपनसेशन दे के अलाउ कर रही थी गवर्नमेंट को, जो कि ब्रीच था किसका? आर्टिकल 19 का ब्रीच था, जिसमें हमें परमिशन मिलती है कि हम अपने विल से कोई भी काम कर सकते हैं, आर्टिकल 19G में जिसमें वो पावर मिलती है। तो क्या हुआ, ये केस गया सुप्रीम कोर्ट के पास गया, क्योंकि वो रिस्ट्रिक्शन लगा रहा था फंडामेंटल राइट पे। तो क्या हुआ, लेकिन कोर्ट ने कह दिया कि हाँ पार्लियामेंट के पास पावर है अमेंड करने की कॉन्स्टिट्यूशन को, वो कर सकता है। ये पावर कहाँ गई है? आर्टिकल 368 में दी है, इंक्लूडिंग द पावर टू अमेंड द फंडामेंटल राइट। तो यहाँ पे क्या हुआ, अगर मान लें कि यहाँ पे है सुप्रीम कोर्ट और जो कि खुद उनकी जजेस है, और यहाँ पे है पार्लियामेंट, तो यहाँ पे क्या कह दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि हाँ पार्लियामेंट सही है, वो चाहे तो अमेंड कर सकती है, फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकती है। तो ये केस यहाँ पे खत्म हो गया था। लेकिन नेक्स्ट क्या हुआ, फिर नेक्स्ट केस आया, दैट इज संजन सिंह केस। ये किसके बाद आया था? ये 17th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के बाद आया था। इसमें क्या हुआ, सेम चीज, सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि हाँ पार्लियामेंट के पास पावर है, वो चाहे तो फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकता है। लेकिन यहाँ पे नोट करने की वाली बात है, यहाँ पे दो जो जजेस थे उन्होंने क्या कहा कि अगर ऐसा ही रहा तो क्या होगा, फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन कुड बिकम प्लेइंग थिंग फॉर द मेजोरिटी पार्टी। जो पार्टी मेजोरिटी में रहेगी उसके लिए फंडामेंटल राइट्स के साथ खेलना बहुत आसान पड़ जाएगा। ये दो जजेस ने उस समय कहा, दैट इज नॉट गुड थिंग। नाउ आफ्टर दिस देयर वाज मैनी केसेस और मैनी अमेंडमेंट कह सकते हैं आप 24 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट वगैरह के बाद। जैसा कि मैंने आपको कहा उस वाले में दो जजेस सेटिस्फाइड नहीं थे, तो क्या हुआ, उन जजेस ने एक हायर बेंच को इसे डाल दिया कि हाँ हायर बेंच इसको देखेगी। तो वो हायर बेंच कौन थी? गोरखनाथ केस में ऐसा हुआ। क्या हुआ, उस समय की ये 11 जजेस बेंच थी और उस समय की हाईएस्ट बेंच थी। उसके बाद केस में 13 जजेस बेंच है, वो तब हाईएस्ट बन गई, लेकिन उस समय तक की ये सबसे हाईएस्ट जजेस बेंच थी, 11 जजेस बेंच थी ये। इस केस में क्या हुआ, इन दिस केस द कोर्ट रिवर्स द अर्लियर स्टैंड। क्या किया, किस स्टैंड को? जो उनका ये स्टैंड था कि फंडामेंटल राइट भी अमेंड हो सकती हैं, इस स्टैंड को चेंज कर दिया। अभी तक क्या था, सुप्रीम कोर्ट और अगर पार्लियामेंट देखा जाए तो क्या हो रहा था कि बार बार कहा जा रहा था कि हाँ पार्लियामेंट कर सकती है, पार्लियामेंट कर सकती है। इस समय क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया नहीं कर सकती है अमेंड। क्यों नहीं कर सकती है? आर्टिकल 13 के कारण, क्योंकि वहाँ पे है वो स्क्रूटनाइज होगा अगर फंडामेंटल राइट को चेंज किया जाएगा तो। दिस केस कन्फर्म अपॉन द फंडामेंटल राइट अ ट्रांसेंडेंटल पोजीशन। एक क्या है, एक स्पेशल पोजीशन है फंडामेंटल राइट्स की, उसे ऐसे पार्लियामेंट नहीं चेंज कर सकता है। तो द मेजॉरिटी जजमेंट कॉल्ड अपॉन द कॉन्सेप्ट ऑफ इम्प्लाइड लिमिटेशन। क्या है, एक लिमिटेशन है किसके पावर पे, किसके पार्लियामेंट के पावर पे लिमिटेशन है। इन गिविंग टू देम द कॉन्स्टिट्यूशन द पीपल हैव रिजर्व। क्या है, लोगों ने रिजर्व किया है अपने राइट्स को। अब देखिए, जब कॉन्स्टिट्यूशन देते हुए पार्लियामेंट को कॉन्स्टिट्यूशन किसने दिया है? लोगों ने दिया है। प्रियम्बल में हमने पढ़ा था वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो वहाँ पे सोर्स क्या था कॉन्स्टिट्यूशन को पावर देने का? लोग ही थे। तो यही कह रहा है कि पार्लियामेंट को ये कॉन्स्टिट्यूशन दिया है लोगों ने अपने राइट्स को रिजर्व करते हुए। तो ये जजमेंट रहा और इसमें कहा सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट नहीं कर सकता है। फिर इसके बाद 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ 1971 में। इसमें क्या था कि एक नया क्लॉज जो लग गया आर्टिकल, एक तरह से आप देख रहे होंगे फाइट स्टार्ट हो गई है सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट के बीच में। अब पार्लियामेंट फिर क्या करेगा, फिर कुछ करेगा, फिर ऐसा कुछ अमेंडमेंट लेके आएगा जिससे सुप्रीम कोर्ट को फिर से थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। अब क्या है देखिए, नया क्लॉज होगा किसमें, आर्टिकल 13 में, जो कि कह रहा था कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल बी अप्लाइड टू अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेड अंडर आर्टिकल 368। जो भी कुछ अमेंडमेंट करेगा आर्टिकल 368 के अंदर पार्लियामेंट, उसे स्क्रूटनाइज नहीं कर सकती है। कौन नहीं कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट स्क्रूटनाइज नहीं कर सकती है। ये यहाँ पे कह दिया उसने। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर एक केस हुआ जिसे कहते हैं केशवानंद भारती केस 1973 में। बहुत ही पॉपुलर केस है, एक तरह से एक लैंडमार्क जजमेंट यहाँ पे आया था। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ भी है, दिस वॉज लैंडमार्क केस। कैसे? डिफाइनिंग ए कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। ये पहली बार ऐसा होगा कि कोर्ट एक बैलेंस अप्रोच रखेगी। द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट ऑल्दो नो पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग द फंडामेंटल राइट वाज बियॉन्ड द पार्लियामेंट्री अमेंडमेंट पावर। ठीक है, कह रहा है सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि हाँ ये तो सच है कि पार्लियामेंट की जो अमेंडिंग पावर है उससे कोई भी हिस्सा नहीं बचा हुआ है, फंडामेंटल राइट्स भी नहीं बचा हुआ है, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का उसे नहीं हटाया जा सकता है, एब्रोगेट नहीं किया जा सकता है। The judgment implied that Parliament can only amend the Constitution, not rewrite it,
ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। हाँ, पार्लियामेंट अमेंड कर सकता है लेकिन उसे दोबारा नहीं लिख सकता है पूरी तरीके से। उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो एग्जिस्ट करना चाहिए। यही था द पावर टू अमेंड। मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था ना कि द पावर टू अमेंड इज नॉट पावर टू डिस्ट्रॉय। यही इसी केस की जजमेंट है ये, कि आपको अमेंड करने कहा गया है, डिस्ट्रॉय नहीं करने कहा गया है। तो दिस इज द बेसिक इन इंडियन लॉ इन विच jurisdiction कैन स्ट्राइक डाउन एनी अमेंडमेंट पास बाय द पार्लियामेंट। यही हमारी जो जुडिशरी की लॉ है क्या कर सकता है कि किसी भी अमेंडमेंट जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल लगे उसे स्ट्राइक डाउन कर सकता है। तो वही हुआ उस समय ना। सपोज आप ये देखिए, ये एक बिल्डिंग है, ठीक है, बहुत सारे फ्लोर्स हैं इस पर। तो मान लीजिए ये कॉन्स्टिट्यूशन है और पार्लियामेंट इसका कंस्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये फ्लोर में चेंजेस ला सकता है, इसको अलाउ है कि हाँ आपके पास पावर दिया है हमें 368 के अंदर, तो आप क्या करिए इस फ्लोर में चेंजेस लेके आइए। आप क्या करिए, इस पे आप होटल बना दीजिए, इस पे आप रेस्टोरेंट बना दीजिए, कुछ भी बना दीजिए, हर फ्लोर पे अकॉर्डिंग टू आप चेंज कर दीजिए। लेकिन जो इसके बेसिक चल रहे हैं, जो इसके मान लीजिए पिलर्स हैं, ये पिलर्स ऐसे कि ऐसे ही रहने चाहिए। व्हाट आई मीन टू से कि बेसिक स्ट्रक्चर वैसा ही रहना चाहिए, बाकी आप अंदर अंदर थोड़े बहुत चेंज करना है तो करते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये कहा किसमें, केशवानंद भारती केस में। Now one more important case, that is Indira Nehru Gandhi versus राज नारायण केस, 1975 में हुआ था। ये कब आया था? आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, दैट इज 39 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के बाद आया था। इसमें क्या हुआ था कि इंदिरा गांधी ने बहुत ही स्मार्टली क्या किया था, चेंज ले आया था, एक नया क्लॉज जोड़ दिया था उसमें। किसमें? आर्टिकल 329A में क्लॉज 4 जोड़ दिया था, जिसके अकॉर्डिंग ये हुआ था प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर और स्पीकर ऑफ द लोकसभा के केसेस का स्क्रूटनी नहीं कर सकता है। कौन नहीं कर सकता है? कोई भी कोर्ट नहीं कर सकता है। उसके लिए अलग से एक बॉडी बनाई जाएगी जो करेगा ये काम। और ऐसा किया क्या, क्यों था? उन्होंने जानबूझ किया था। क्यों? इलाहाबाद कोर्ट ने क्योंकि इंदिरा गांधी को करप्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिस के कारण 6 साल के लिए बैन कर दिया था। 6 साल का बैन करने का मतलब क्या है, वो अब नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर के लिए खड़ी भी नहीं हो सकती थी। तो उन्होंने बहुत ही स्मार्टली ये क्लॉज लेके आई और क्या किया, ये चेंज लेके आए। तो इसको ही सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, ये इस बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन करता है, इसीलिए क्या होगा, ये लागू नहीं होगा। इस केस में हमने ये देखा था। नाउ मिनर्वा मिल केस 1980 में हुआ था। ये कब हुआ था? 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के बाद हुआ था, जिसे पॉपुलरली हम जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे हिस्से कॉन्स्टिट्यूशन के बदलने की कोशिश की गई थी। इस केस में क्या हुआ कि जो बेसिक स्ट्रक्चर जो डॉक्ट्रिन था उसे और स्ट्रेंथन किया गया। कैसे? 2 चेंजेस को स्ट्रक डाउन कर दिया गया इसके अंदर, जिसे कहा गया कि ये वायलेट करता है बेसिक स्ट्रक्चर को, तो नहीं लागू होगा। द जजमेंट मेक इट क्लियर दैट अ कॉन्स्टिट्यूशन एंड नॉट द पार्लियामेंट इज सुप्रीम। कौन सुप्रीम है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, ना कि पार्लियामेंट सुप्रीम है। ये क्लियर किया जजमेंट में। इन दिस केस द कोर्ट एडेड 2 फीचर। 2 फीचर ऐड किए इसमें बेसिक स्ट्रक्चर में। वो क्या, कौन कौन से आपको ध्यान रखने हैं कि मिनर्वा मिल केस में कौन से थे। तो फिर ये है जुडिशियल रिव्यू का और फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव इसके बीच में बैलेंस। ये दो चीज़ें हैं, ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, ये ऐड किया इस केस में। द जजेस रूल दैट लिमिटेड अमेंडिंग पावर इटसेल्फ इज अ बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जो लिमिटेड पावर दी गई है, जिससे कि कॉन्स्टिट्यूशन सब कुछ, जिसे पार्लियामेंट सब कुछ नहीं बदल सकता है आर्टिकल 360 का यूज करते हुए, वो भी एक क्या है, बेसिक फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, ये करते हुए ये वाली केस। नाउ नेक्स्ट केस, दैट इज वुमेन राव केस इन 1981। इसमें क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को देखा और एक लाइन ऑफ डिमार्केशन बनाई। क्या था वो लाइन ऑफ डिमार्केशन? इसमें उन्होंने ये कहा कि जो ये पॉइंट है, दैट इज अप्रैल 24, 1973, इसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आएंगे, जो चेंजेस आएंगे, वो क्या करेगी, सुप्रीम कोर्ट बेसिक स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए उस पर जजमेंट देगी। पास्ट में जो केसेस आए, क्योंकि बहुत सारे केसेस बढ़ गए थे, हर जगह केस फाइल होने लगा, हर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पे सवाल उठाए जाने लगे, तो ये भी एक तरह की प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। तो जो पास्ट में हुआ उसे अब कुछ नहीं कर सकते हैं, अब जो हो गया हो गया। जैसे कि हमारा लॉ भी यही कहता है, हमारा लॉ क्या कहता है, किसी भी व्यक्ति को पास्ट में सजा नहीं दे सकते हैं, जब तक वो रूल एग्जिस्ट करता था। अगर उसके बाद करोगे कोई क्राइम तो उसकी सजा मिलती है। लेकिन मान लो फॉर एग्जाम्पल आप कहीं पे थूकना, आप कहीं थूकते थे पहले, और वहाँ पे आज से रूल बनाया गया, आज से लॉ बनाया गया कि वहाँ पे थूकने पे 1 साल की सज़ा होगी, तो फिर आपको जिसने पहले थूका था उसे नहीं सज़ा होगी। तो वैसे ही इस पॉइंट को डिफरेंस रखते हुए क्या किया गया कि पास्ट में नहीं और फ्यूचर में देखेंगे, जो अब आएगा उसको रखेंगे और उस पर बेसिक स्ट्रक्चर के बिहाफ पे जजमेंट होगी। ठीक है, क्लियर है? द वुमेन राव केस हेल्ड दैट
The amendment made to 9th schedule until the Kesavan Bharati case are valid and those passed after that date can be subject to scrutiny. जैसे बताया मैंने आपको भी, जो पॉइंट दिया आपको मैंने 1973 का, उसके पास्ट में कुछ नहीं स्क्रूटनी हो सकती है, जो आगे जो आएगा इसके डेट के बाद से उस पर सुप्रीम कोर्ट जरूर स्क्रूटनाइज कर सकता है उसे। ठीक है, क्लियर है? यहाँ से एक लाइन ऑफ डिमार्केशन बना दी यहाँ पे, इसके बाद ही करेंगे अब। नाउ इन द सानी केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो कि 1992 में केस फाइल हुआ था, ये मंडल केस के नाम से बहुत पॉपुलर है। इस समय बहुत सारे राइट्स हुए थे पूरे इंडिया भर में। क्या हुआ था, रिजर्वेशन के था, तो बहुत सारे लोग गुस्सा हुआ था कि रिजर्वेशन क्यों मिल रहा है, क्योंकि आर्टिकल जो 64 है वो पावर देता है स्टेट को कि रिजर्वेशन की तरफ वो काम कर सकता है, तो फ्रीडम है इस चीज़ की। लेकिन फिर क्या हुआ, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 27% से ज़्यादा नहीं दे सकते हैं, ओबीसीज को नहीं दे सकते हैं, और क्रीमी लेयर के कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है, और जो ओवरऑल जो कोटा रहेगा वो 50% से एक्सीड नहीं करना चाहिए। इस तरह की उन्होंने जजमेंट दी थी। और क्या हुआ था, रूल ऑफ लॉ ऐड हुआ था, बेसिक फीचर में ऐड हुआ था। तो ध्यान रखना है कि रूल ऑफ लॉ किस केस में ऐड हुआ था, पूछा जा सकता है। ये लास्ट केस था जो रिलेट करता था किससे, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। लेकिन जो भी केसेस अभी हमने पढ़ा था, जैसे स्टार्टिंग से सज्जन सिंह केस से हमने स्टार्ट किया, उसके बाद देखा हमने गोरखनाथ केस दिया, उसके केसवन भारती केस देखा हमने, इंद्रधानी केस देखा हमने, कई सारे केसेस देखे। तो उससे जो पॉइंट्स निकल के आ रहे थे, जो एक बेसिक स्ट्रक्चर को क्या कर रहे थे, फ्रेम कर रहे थे, तो उसको मैंने क्या किया है, अब यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, ये क्या है, ये सारे एलिमेंट्स है बेसिक स्ट्रक्चर के। अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि इनमें से कौन सा बेसिक स्ट्रक्चर में फॉलो करता है, तो आपको ध्यान रखना है, रटना नहीं है, मल्टीपल टाइम इसको रीड करिए, अपने आप को ध्यान रखना। स्टार्ट करते हैं पहले से। सुप्रीमेसी टू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, देखा हमने कि कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, इस बात को ध्यान रखना है, किसे, पार्लियामेंट को, ना पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, ये बात ध्यान रखते हुए ही लॉज लाने हैं। वेलफेयर ऑफ द स्टेट हो गया, चाहे वो सोशल लेवल पे हो, इकोनॉमिक लेवल पे, जस्टिस लेवल पे हो। प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी भी बेसिक स्ट्रक्चर है। सॉवरेन, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिकन नेचर ऑफ द इंडियन पॉलिटी, ये भी क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर। ये पार्लियामेंट, ये प्रीएम्बल में भी ये पॉइंट लिखा हुआ है, और ध्यान रखना है। जुडिशियल रिव्यू आर्टिकल 13 है, वो भी बेसिक स्ट्रक्चर में फॉल करता है। फिर क्या है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, ये भी बेसिक स्ट्रक्चर है। द सेक्युलर कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी बेसिक स्ट्रक्चर है। द फ्रीडम एंड द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, द इंडिपेंडेंट जुडिशरी, इसका बहुत जरूरी होना होता है, किसी भी कंट्री में इंडिपेंडेंट जुडिशरी का होना बहुत जरूरी होता है, ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। सेपरेशन ऑफ पावर, किसी बीच में, लेजिस्लेशन और एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में, ये तीनों क्या है, सेपरेट पार्ट है। इसका भी जो ये है, ये भी एक बेसिक स्ट्रक्चर है। पार्लियामेंट्री सिस्टम हो गया। लिमिटेड पावर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बताया था आपको मैंने, केसवन भारती इसमें कहा गया कि क्या है, द पावर टू अमेंड इज नॉट टू पावर टू डिस्ट्रॉय। तो क्या है, लिमिटेड पावर जो ये है, ये भी एक बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। फेडरल करेक्टर, मतलब कि जो सेंटर और स्टेट में जो रिलेशन जो इस्टेब्लिश है, वो भी क्या है, वो भी एक बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, ये भी ध्यान रखना है। रूल ऑफ लॉ बताया था मैंने किस केस में आया था, इंद्रसानी के केस में आया था, ये ध्यान रखना है आपको। इफेक्टिव एक्सेस टू जस्टिस, ये भी है। यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, हार्मनी एंड द बैलेंस बिटवीन द फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल, ये भी आपको ध्यान रखना है। रीजनेबल होना है, मतलब कि कोई भी आप चेंज ला रहे हैं तो उसका कुछ रीजनिंग कुछ होनी चाहिए, उसका कुछ लॉजिक होना चाहिए। पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32, 136, 142, 147, ये सारे क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर में फॉलो करते हैं। सिमिलरली हाई कोर्ट का भी आर्टिकल 226 और 227 बेसिक स्ट्रक्चर में फॉलो करता है। That's all from today's class. We will end this class with a beautiful thought. Read this thought and understand. Try to understand this. Now, please guys, अगर आपको ये चैनल समझ में आ रहा है, आपको ये क्लियर हो रही है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। That gives me energy कि मैं और वीडियोस ऐसे लाता रहूँ। Thank you. See you in the next class.